आप सभी का इस अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। संस्कृत में मैंने 14 सूत्रों की चर्चा की थी और 14 सूत्रों में हमने स्वरों की चर्चा की थी और स्वरों के बाद आज हम लेके आए हैं व्यंजन। व्यंजन आप सभी को पता है संख्या में कितने बताए थे, 33 होते हैं और व्यंजन की बात हम कर रहे हैं। तो आज हम इन व्यंजनों का एक एक का वर्गीकरण करेंगे। इसमें सपर्श व्यंजन तक हम पढ़ेंगे, कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनके क्या सूत्र होते हैं। तो इससे पहले हम इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको मैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था स्वर अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा क वर्ग है। इस क वर्ग में हमने देखें, इसको अगर हम टुकड़े करें, इस वर्ण के टुकड़े करें तो टुकड़े करेंगे तो इससे अ बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से ख के टुकड़े करेंगे तो अ बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से ग के टुकड़े करेंगे तो अ बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से घ के टुकड़े करेंगे तो अ बाहर निकल जाएगा और ग के टुकड़े करेंगे तो अ बाहर निकल जाएगा। यानी इस अगर व्यंजनों के अंदर से अगर हम अ निकाल दिया जाए, सभी में से अ स्वर निकाल लिया जाए तो सारे के सारे व्यंजन हलंत वाले हो जाते हैं, इनके नीचे हलंत चिन्ह लग जाता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। हमने ये सूत्र कल पढ़ा था कि व्यंजन में आधी मात्रा होती है। तो व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं, जो कि व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, जो हल 33 होते हैं संख्या में। और इन हल के 33 होते हैं तो कुल सूत्र 10 होते हैं। 10 सूत्रों में हमारे जो व्यंजन बड़े होते हैं, कुल सूत्रों की हमने बात की थी, जो 14 होते हैं, जिसमें 4 स्वर पहले 4 सूत्र स्वर के होते हैं और अंतिम 10 सूत्र जो हैं 5 के बाद 14 तक जो हैं सूत्र, वो सारे के सारे सूत्र व्यंजनों के अंदर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि वर्गों की बात करें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसकी बात कर रहे थे हम। तो इसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन। ये सारे व्यंजन हैं। इन्हें हल भी कहते हैं और इन्हें सपर्श व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं, जो वर्ग में बंटे हुए। वर्ग व्यंजन किस प्रकार से कहते हैं, वर्ग व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके इतने उपनाम क्यों हैं। जैसे ये क्या है बताओ, आप सभी कहोगे ये तो वर्ग है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ये क्या है तो आप कहोगे आयत है।
तो वर्ग और आयत में कुछ अंतर होता है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या है, आयत, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप देख लीजिए चारों भुजाएं इसकी कैसे समान है, कैसे इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। 1 2 3 4 5, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5, इधर भी 5, ऐसे भी 5 और ऐसे भी, तो 5, 5 गुणा 5 कितने हो गए, 25। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्गीय व्यंजन हो गया। तो इसको आप याद रखना, इसको कै वर्ग कहा जाता है, इसको चै वर्ग कहा जाता है, इसको टै वर्ग कहा जाता है, इसको तै वर्ग कहा जाता है और इसको पै वर्ग कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, वर्गीय व्यंजन, सपर्श व्यंजन, हल व्यंजन और व्यंजन तो है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप देखें सपर्श व्यंजन है, सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना सपर्शा, कै आदि में है जिसके, कै आदि में है जिसके, कै आदि में है जिसके, मैं अवसान में है जिसके, उन्हें सपर्श कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिसके आदि में क्या है, कै, यानी जिसे कै से लेकर मैं तक क्या होते हैं, सपर्श व्यंजन होते हैं। कै से लेकर मैं तक सपर्श व्यंजन होते हैं। कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं। अभी हमने चर्चा की, देखिए यहाँ कै से लेकर मैं तक कादयो मावसाना सपर्शा, कै से लेकर मैं तक, कै आदि में है, आदि का मतलब क्या होता है, आदि, आदि का मतलब होता है शुरू, और अवसान का मतलब क्या होता है, अवसान, अवसान का मतलब होता है अंत। और कै है जिसके आदि में और मैं है जिसके अवसान में, वो क्या कहलाते हैं, सपर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है संस्कृत में। हिंदी में भी लिख सकते हो आप इसकी परिभाषा, कै से लेकर मैं तक के सभी व्यंजनों को सपर्श व्यंजन कहते हैं। और जो इनके पंचम वर्ण होते हैं, उन पंचम वर्ण को अनुनासिक भी कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण है, उसको अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। पंचम वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कै ख ग ग ग, चै छ ज ज ञ, टै ठ ड ड ण, तै थ द द न और पै फ ब ब म। तो ये 5 वर्ण है। ये पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक भी कहलाते हैं। तो अगर इनका हम उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान में हमने लिखा था कै वर्ग, क्या लिखा था, कै वर्ग, और दूसरा लिखा था हमने चै वर्ग, और तीसरा लिखा था हमने टै वर्ग, चौथा लिखा था तै वर्ग, और अंतिम होता है पै वर्ग। तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का मुख है, ये किसी व्यक्ति का मुख है, और थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। ये किसी व्यक्ति का मुख है, तो इसके मुख के अंदर क्या होते हैं, मुख के अंदर एक जीवा होती है, मुख के अंदर एक जीवा होती है, और ये इसके गले से आते हुए अंदर जुबान होती है इसकी। ये इसके क्या है, होठ है, ये इसके क्या है, होठ हैं, और यहाँ इसके ये क्या है, ये दांत है, और ये इसकी जीभ है। यहाँ ऊपर होता है तालू,
ये क्या होता है, तालव्य होता है जो एक जीभ से ऊपर बना होता है, और ये क्या होता है, कंठ। चित्र आपको समझ में आया? हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप बताइए मेरे को क्या आता है। ये देखो सीक्वेंस तो आप सभी को पता है, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं हम, 1 2 3 4 और 5। इसमें देखिए सबसे पहले कंठ आया है, तालु आया है, यहाँ एक मूर्धन्य होता है, दांतों के ऊपर जो कठोर परत होती है ना, तालु के बीच में और दांतों के बीच में कठोर परत होती है, उनको मूर्धन्य बोला जाता है। तो आप बताइए पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ। तो इसी प्रकार से सबसे पहले व्यक्ति का बोलना शुरू होता है अंदर से, यहाँ से बोलना शुरू होता है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या चीज़ आई, कंठ। क्या है, कंठ। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, या आप यहाँ लिख दो कंठ। कंठ होता है इनका उच्चारण स्थान। तो दूसरा आता है इसमें तालु। तो आप यहाँ तालु लिख दीजिए दूसरे स्थान पे, दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आता है इनका, यहाँ आता है मूर्धा। तो आप तीसरे नंबर पे बिना देखे मूर्धा लिख दीजिए। अब तीसरा नंबर यहाँ क्या है, टवर्ग, तो आप मूर्धा लिख दीजिए। यहाँ इसके बाद क्या आता है, दंत आता है तीसरे। मूर्धा के बाद क्या आते हैं, दांत या दंत कह दीजिए आप। क्या आते हैं, दंत। इसके बाद आते हैं ओष्ठ, होठ कह दीजिए आप, ओष्ठ। अब बताइए उच्चारण स्थान अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो गलत होगा? मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद बाहर निकाल दिया वर्ण को होठों से। समझ गए मेरी बात? तो ये था इनको का, ये क्या है, ये है इनका उच्चारण स्थान। क्या है, उच्चारण स्थान। इन पांचों वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनकी संज्ञा में क्या कहा जाता है, इनको कंठे कह देते हैं, कंठ्य वर्ण। इसको तालव्य वर्ण कहते हैं, और इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, और इसको दंत्य वर्ण कहते हैं, और इसको ओष्ठ्य धन्य वर्ण कहते हैं, और इसको दंत्य वर्ण कहते हैं, और इसको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप सभी को पता है कि जब अंदर से साउंड हमारी क्रिएट होती है, जब अंदर से साउंड हमारी निकलती है, तो उस साउंड के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये देखिए आवाज़ सबसे पहले कंठ को छू रही है, तो कैवर्ण, ये सीक्वेंस है यहाँ। और यही सीक्वेंस होता है, किसी भी भाषा का विकास होता है तब वो एक वैज्ञानिक ढंग से होती है। ऐसे नहीं है किसी ने आया और अपनी लिपि बना दी और भाषा बना दी, ये भी नई भाषा आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक भाषा को तैयार होने में, एक भाषा को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ न कुछ उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है। तो ये वैज्ञानिक तरीका इसका, क के बाद च आएगा, पता है सबको, ट नहीं आ सकता। च के बाद ट आएगा, त नहीं आ सकता। ट के बाद त ही आएगा, प नहीं आ सकता पहले। तो ये सीक्वेंस है, तो इसी भी सीक्वेंस है, इनका भी सीक्वेंस है। ये रटने पे जोर ना दें, बिल्कुल समझने पे जोर दें। रटी रटाई चीज़ याद नहीं रहती। जैसे पहले कंठ, फिर क्या आया तालु, फिर क्या आया मूर्धा, फिर क्या आते हैं दंत आते हैं, और फिर क्या आते हैं ओष्ठ। मेरे हिसाब से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ा बहुत है, याद हो जाएगा आपको, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, और कल हम इसका आगे और विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे, जो रहता है उनको और बिल्कुल बारीकी से डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, या इस तरीके में कुछ बदलाव करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसके अंदर कमेंट ज़रूर करें, और
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी की जो वीडियो बनी हुई है वो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।